Hello. Let's start CSAT previous year questions. Today we are going to do questions of logical reasoning 2024, and this is part one of 2024 questions. Okay, let's start question number one. So basically, what does it says? So it says that in the expression 5, 4, 3, 2, 1 is chosen from plus minus multiplication each at most टू टाइम्स. मतलब कोई भी चीज दो बार से ज्यादा यूज नहीं हो रही है. एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम. मैक्सिमम दो बार यूज हो रही है. और मतलब किसी भी साइन को मैं पांच बार प्लस यूज नहीं कर सकता, पांच बार माइनस यूज नहीं कर सकता, तीन बार मल्टीप्लीकेशन भी यूज नहीं कर सकते, डिवीजन तो है ही नहीं. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट क्वेश्चन इज आस्किंग. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. ओके, सो अगर हम नंबर्स की बात करें, सो नंबर्स हम तीन तरीके से देख सकते हैं. एक वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, दूसरे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, तीसरे होते हैं जो जीरो होते हैं. तीसरा नंबर जीरो. सो अगर हम नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं तो नॉन पॉजिटिव में पॉजिटिव को हटा देते हैं तो जीरो और नेगेटिव बचता है. नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव हटा देते हैं तो जीरो और पॉजिटिव बचता है. तो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव नंबर जो होता है वो होता है जीरो. ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो. मोर लाइकली वी आर लुकिंग फॉर जीरो इटसेल्फ. अगर जीरो आ गया तो उससे छोटी नॉन नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी. सो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे. वी हैव 5, देन वी हैव 4, देन वी हैव 3, देन वी हैव 2, देन वी हैव 1. अब इसको करने का जो तरीका है वो क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे इसको. तो अगर हम ध्यान से देखें, सो 5 और 2 कितना होता है, 7. 4 और 3 क्या होता है, 7. तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, माइनस लगा दूं, प्लस लगा दूं, तो ये जो पूरी 4 नंबर की वैल्यू है वो पूरी जीरो. ठीक है, लेकिन ये एक बचा हुआ है. इस एक को हम क्या कैसे यूज कर सकते हैं. तो अगर मैं 2 into 1 कर दूं तो ये वैल्यू 2 हो गई और 5 + 2 हो गया 7. 7 - 4 - 3 आ गया जीरो. तो जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू होना पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आंसर इस क्वेश्चन का जो आएगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज जीरो. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2023 एक आदमी जो है उसने 1 रुपए सेव किया. 2 जनवरी को उसने 2 जनवरी ऑनवर्ड्स उसने 2 और रुपए ज्यादा सेव करना शुरू किया प्रीवियस डे के कंपैरिजन में. अच्छा, 3 जनवरी को क्या किया उसने, प्रीवियस डे के कंपैरिजन में 2 और ज्यादा रुपए दिए. और वो किस डेट को उसकी जो टोटल सेविंग है वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगी और परफेक्ट क्यूब भी होगी. ठीक है, ठीक है. सो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है बहुत सिंपल है. ज्यादा सोचेंगे नहीं इसमें. इसमें टाइम भी लग सकता है करने में, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं. सो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया और नाइन्थ हो गया. अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने 9 तक ही लिखा है, 9 के आगे नहीं लिख रहे हैं. क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखिए तो वो 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, ये इन तीन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि हो ही नहीं सकता. तो एक काम करते हैं, अपन सब करके देख लेते हैं. अगर कोई आंसर मैच करेगा देन दैट वुड बी आवर आंसर. अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली मार्क आंसर इज नॉट पॉसिबल. तो 1 जनवरी को उसने 1 रुपए सेव किया. 2 जनवरी को उसने 2 रुपए ज्यादा सेव किए, मतलब 3 रुपए किए. मतलब पहले 2 दिन में उसका जो टोटल सेविंग है वो 4 रुपए. थर्ड डे उसने 5 रुपए सेव किए, टोटल सम आया 9 रुपए. फोर्थ डे में उसने 7 रुपए सेव किए होंगे, टोटल सम आया 16 रुपए. 16 परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है. अगले दिन 9 रुपए और सेव किए तो सम हो गया 25. ठीक है, अगला छठवें दिन कितना सेव किया होगा उसने, 11. तो यहाँ पे कितना हो गया सम, 36. 36 अगेन है परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है. सेवेंथ डे में उसने 13 रुपीज सेव किया होगा और टोटल सम कम आउट टू बी 49. 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, अगले दिन उसने कितना सेव किया होगा, 15. सो टोटल सम आया कितना,
64। 64 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, दैट इज 8 स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट क्यूब भी है? हाँ है, दैट इज 4 क्यूब। तो इसका मतलब किस दिन उसके पास जो सेविंग होगी वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगी, परफेक्ट क्यूब भी होगी, दैट इज गोइंग टू बी 8th ऑफ जनवरी। दैट्स इट। सो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, अगर हम मैनुअली ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला वगैरह में वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और उसको समझ में आने के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। सो मैनुअली इस क्वेश्चन का अप्रोच जो है वो सबसे अच्छा अप्रोच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि कंसीडर अ फॉलोइंग सीक्वेंस और दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, और अपन को जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। तो ए आ रहा है, उसके बीच में कुछ खाली है, फिर बी सी डी है, फिर कुछ खाली है, फिर बी बी सी डी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बी सी डी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो मोर लाइकली यहाँ पे ए आना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी, दैट माइट बी अ पैटर्न, राइट। सो सेकेंड प्लेस पे तो मोर लाइकली ए ही आना चाहिए, ऐसे समझ लेते हैं, गेस कर रहे हैं। तो सेकेंड प्लेस पे ए, किस ऑप्शन में है? फर्स्ट प्लेस में बी। तो अब यहाँ पे अब ऐसा भी है कि पैटर्न कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड प्लेस पे मोरलेस ए ही आना चाहिए। तो यहां तक हम लिख चुके हैं। उसके बाद फिर से लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ए बी सी फिर स्पेस फिर डी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बी सी डी आ रहा है, लेकिन बीच में एक जगह खाली है। यहाँ पे बी सी डी कंजिकेटिव है, यहाँ पे भी बी सी डी कंजिकेटिव है, लेकिन यहाँ पे बी सी डी कंजिकेटिव नहीं है। ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर स्पेस फिर डी। यहाँ पे बी 2 बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है, डी एक बार आ रहा है, और यहाँ पे मोर लाइकली ए आ रहा है। यहाँ पे ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ए डाल दूं तो पहले पैटर्न में 2 बार ए, एक बार बी, एक बार सी, एक बार डी। दूसरे पैटर्न में 1 बार ए, 2 बार बी, एक बार सी, एक बार डी। तीसरे पैटर्न में फिर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। एक बार ए, एक बार बी, 2 बार सी, एक बार डी। तो चौथा वाला करके देखते हैं, अगर वो मैच कर गया तो अपना आंसर सही है। ये भी बन सकता है अगर मैं यहाँ पे डी डाल दूं, तो इसका मतलब पहले में हमको क्या डालना पड़ेगा? ए, सॉरी, पहले में हमको डालना पड़ेगा ए, दूसरे में हमको डालना पड़ेगा ए, तीसरे में हमको डालना पड़ेगा सी, चौथे में डालना पड़ेगा डी, और हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का जो आएगा वो होगा ऑप्शन सी। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जब भी आप नीचे लिखें तो थोड़ा स्पेस दे के लिखें, ताकि आपको चीजों की थोड़ी सी क्लैरिटी हो। जब आप पढ़ें तो पढ़ना थोड़ा आपके लिए आसान हो। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एग्जाम है, उसमें 80% स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं, 70% हिंदी में पास हुए हैं, और 15% दोनों में फेल हो गए। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि एक बंदा, कुछ लोग हैं जो इसमें हैं, कुछ लोग हैं इसमें हैं, कुछ लोग जो दोनों में हैं, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसकी कैटेगरी क्या होती है? उसका टॉपिक होता है वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं? बड़ा सिंपल तरीका है। पहली चीज तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में सारी चीजें परसेंटेज में दी हुई हैं, परसेंटेज में ही पूछा हुआ है। तो अपन ये मान लेते हैं कि टोटल लोग जो होंगे वो होंगे 100। 100 में से इंग्लिश वाले कितने हैं? तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो गोला बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ पास होने वालों का। और किस में पास होने वालों का? इंग्लिश में पास होने वालों का। तो ये जो लोग आएंगे वो आएंगे 80। ठीक है। ये जो लोग हैं ये हिंदी में पास होने वाले हैं, और ये गोले में कितने लोग आएंगे? 70। तो इसका मतलब जो भी इस गोले के बाहर है वो इंग्लिश में फेल हो रहा है, जो भी इस गोले के बाहर है वो हिंदी में फेल हो रहा है, जो दोनों गोलों के बाहर है इसका मतलब वो दोनों में फेल हो रहा है। तो वो लोग कितने गिवन है हमको? हमको गिवन है 15। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम मान लेते हैं x, मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको मान लेते हैं x। ये टोटल गोला 80 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 माइनस एक्स। ये टोटल गोला 70 का है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 माइनस एक्स।
अब इन सारी वैल्यूज का जो सम बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, अपना बनना चाहिए 100। तो ये आया 80 प्लस एक्स, 80 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस 15। ये वैल्यू जो होगी ये किसके बराबर होगी, 100 के। तो यहां से ऐसे ऐसे कट गया, तो 165 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। सो यहां से सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 65। मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, 15, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, what percent of the students who failed only in one subject। तो इंग्लिश में टोटल 80 लोग फेल हो रहे हैं, उन 80 में से 65 वो लोग हैं जो हिंदी में भी फेल हो रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, वो हैं 15। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं लेकिन इंग्लिश में फेल नहीं हो रहे, वो कितने हैं, 5। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल, अच्छा नहीं नहीं नहीं, कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली इसमें इंग्लिश में पास हो रहे हैं, वो हैं 15, क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया है वो पास होने का है। कितने लोग ओनली इंग्लिश में पास हो रहे हैं, वो हैं 15। कितने लोग ओनली हिंदी में पास हो रहे हैं, वो हैं 5। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने लोग ओनली वन सब्जेक्ट में फेल। ठीक है, मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग कितने हैं, 15। अब देखिए टोटल 80 लोग हैं, 80 लोग इंग्लिश में पास हुए, तो कितने लोग इंग्लिश में फेल हुए, इंग्लिश में फेल होने वाले लोग हैं 20। दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग कितने हैं, 15। तो ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले लोग कितने होंगे, 5। अब वापस से इधर आ जाते हैं, हिंदी में टोटल पास होने वाले लोग कितने हैं, 70। तो हिंदी में फेल होने वाले लोग कितने होंगे, 30। दोनों में कितने लोग फेल हो रहे हैं, 15। तो केवल हिंदी में कितने लोग फेल हो रहे हैं, 15, सॉरी, कितने लोग फेल हो रहे हैं, 15। सो आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब एक ही सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग कितने होंगे, 20। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, या फिर हम बोल सकते हैं 20%। सो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। अब इस क्वेश्चन को करने का जो दूसरा तरीका है वो एक और भी है, वो हम क्या ले सकते हैं कि मैं ऐसे दो गोले बनाता हूं, एक गोला दूसरा गोला। अब यहाँ पे हमने जो किया था वो पास होने वाले लोगों का गोला बनाया था, लेकिन अब हम पास होने वाले का लोगों का गोला नहीं बना रहे, हम फेल होने वाले लोगों का गोला बना रहे हैं। तो इंग्लिश में 80% लोग पास हुए, मतलब 20% लोग फेल हुए। हिंदी में 70% लोग पास हुए, मतलब 30% लोग फेल हुए। दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हुए, 15। तो इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, 5। हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं, 15। तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट का मतलब हो गया 15 प्लस 5, जो आ गया 20%। तो अगर हम पास होने की जगह फेल होने वाला वेन डायग्राम बनाए, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो बहुत आसान होगा, और हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सो एनी हाउ दिस इज गोइंग टू बी अ बेटर अप्रोच देन दिस वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिता जो है वो अपने पुत्र से कहता है कि मतलब अ फादर सेड टू हिज सन एनी इयर्स बैक व्हेन आई वाज ओल्ड एज यू आर नाउ। ठीक है, माय प्रेजेंट एज इज 4 times योर एज एन ईयर्स बैक। if the sum of the present ages of the father and the son is 130 years, then what is the difference of their ages। ठीक है, सो करंट एजेस का जो सम गिवन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 130। ठीक है, फादर की करंट एज मान लेते हैं एफ, सन की करंट एज मान लेते हैं एस। ठीक है, एन ईयर्स बैक व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब मैं एन साल पहले तुम्हारे जितना बड़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू एफ माइनस एस। एन जो होगा वो दोनों लोगों की एजेस का डिफरेंस होगा। अब तुम्हारी एज जो एन साल पहले थी, मतलब एस माइनस एन, जो तुम्हारी एज उस टाइम की जो एज जो है, उस एज का मेरी करंट एज जो है वो उस टाइम की एज का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब पिता की जो करंट एज है वो सन की एन साल एज पहले उसका 4 गुना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स, एस को ऐसे ही रहने देते हैं,
n को f माइनस एस लिख देते हैं, तो माइनस एफ प्लस एस। तो यहां से अपना क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2s माइनस एफ। तो यहाँ से f इज इक्वल टू 8s माइनस 5f, सॉरी 4f, सो 5f इज इक्वल टू 8s। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज को कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे। सो ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है कि n साल पहले मैं तुम जितने साल के थे, ठीक है, n साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का था, मतलब अगर पिता अभी 60 साल का है और पुत्र 20 साल का है, तो वो 40 साल पहले जब मैं उतने साल का था, तो उस हिसाब से बात कर रहा है। या पिता अभी 70 साल का है, जो फादर इज 70 years old एंड सन इज 30 years old, सो ही सेइंग कि 30 साल पहले, 30 साल पहले जब मैं 40 साल का था, तो मतलब सन की एज जो है, सन की एज और फादर की एज का जो डिफरेंस है वो 30 साल है। तब वो सन 30 साल पहले कितने साल का था, 10 का, उस 10 की एज का फादर करंटली 4 टाइम्स है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन बोला हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि f प्लस एस हमको गिवन है, दैट इज 130 ईयर्स। f की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, that is 8 by 5s plus s, and that is equal to 130. So 13s by 5, that comes out to be 130. So यहाँ से इसको काट देते हैं, कितना आएगा 10, तो s की वैल्यू आ गई 50। मतलब सन की एज जो है वो कितनी है, 50 है, फादर की एज है वो कितनी है, 80 है। तो आंसर आ गया, दोनों के एज डिफरेंस कितना आएगा, 30। नाउ इस क्वेश्चन को दूर करने का दूसरा तरीका भी है। यहाँ पे हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक है। अब f प्लस एस जो है वो अपन को 130 गिवन है, ठीक है। f माइनस एस जो है वो कुछ तो है, पहला ऑप्शन मान लेते हैं 30 है, 30 है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, दैट इज 2f एंड दैट इज इक्वल टू 160। मतलब फादर की एज आ गई 80। तो अगर फादर की एज आ गई 80, तो सन की एज क्या है, 30। सन की एज क्या है, 50, ठीक है। तो फादर और सन की एज का डिफरेंस क्या है, 30 साल। 30 साल पहले सन कितने का होगा, 20। फादर की जो करंट एज है वो सन की 30 साल पहले एज का क्या 4 टाइम्स है, हाँ है, इसलिए हमारा आंसर आ गया। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ऑप्शन 30 की जगह 32 ले लें तो देख लेते हैं। सो f प्लस एस इज इक्वल टू 130, 130, f माइनस एस इज 32। तो यहां से क्या आ गया, 2f कम्स आउट टू बी 162। सो f आ गया 81, तो s आ गया 51, राइट। अब एज डिफरेंस आया कितना, सॉरी, it is 81, then it should be 49। 30 साल पहले जो सन होगा वो कितने का होगा, 19 का। लेकिन फादर की एज इस एज का 4 टाइम्स नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। सो इस क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है वो ये है कि हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं और आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM टू 2 PM, सेम डे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो अब देखते हैं, इसमें अपन मैनुअली चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने की कोई ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि 10 बजे ऐसे कुछ हो रहा होगा कि 10 बजे ये सीन होगा। सो जब 10 बजे से 11 बजे तक जाएंगे तो मिनट हैंड एक ना एक बार 10 वाले हैंड के ऊपर, आर हैंड के ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है। 11 बजे से 12 बजे की बात करें तो हैंड कितने कहाँ पे ओवरलैप होगा, वो एग्जैक्टली 12 बजे ओवरलैप होगा, और 12 से 1 में भी वो 12 बजे ही ओवरलैप होगा। सो इसका मतलब ये है 11 बजे से 1 बजे तक टोटल एक बार ओवरलैपिंग होगी। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर हम 12 घंटे की बात करते हैं, सो दोनों हैंड्स जो हैं वो टोटल 11 बार ओवरलैप होते हैं, 12 बार ओवरलैप नहीं होते। और जो एक ओवरलैपिंग कम है वो 11 से 1 के बीच की है।
एक से दो के बीच में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी? 1 बजकर 5 मिनट के आसपास कुछ होगी। सो 10 बजे से लेके 2 बजे तक जो ओवरलैपिंग होगी और कोइंसाइड करेंगे, वो टोटल 3 बार करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 3 टाइम्स। एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय फॉर्मूला और समथिंग, you can just solve it manually. With this, we conclude this session. If anyone has any doubt, just drop a message in the comment box. Thank you.